हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 13 की शुरुआत में एशियन पीरियड का टाइम दिखाया जाता है। नैनहो से एक लेडी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि जो इयररिंग्स मैंने आपको दिए थे वो असल में मेरे नहीं है। ये इयररिंग्स मुझे किसी ने दिए थे आपको देने के लिए। नैनहो पूछता है कि वो कौन है और वो पर्सन कैसे दिखती है, क्या तुम ये बता सकती हो मुझे? तो वो लेडी नैनहो को कहती है कि वो कोई मामूली पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है और उस लेडी ने जो हेयर पिन लगाया था वो बहुत ही आई कैची था। उसका हेयर पिन व्हाइट चेरी ब्लॉसम के जैसे था। नैनहो कहता है कि तुमने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? तो वो लेडी कहने लगती है कि मुझे लगा कि आप मेरी मदद नहीं करोगे इसलिए मैंने नहीं बताया। ये सुनने के बाद नैनहो उस लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि अब हमें एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में नैनहो जिनशी से पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है। उस बॉक्स में जिनशी के बचपन के सारे खिलौने होते हैं जो ग्रैंडमा ने संभाल कर रखे हुए होते हैं। तो नैनहो जिनशी की हेल्प करता है उस बॉक्स को उठाने में। नैनहो जिनशी से पूछता है कि ये सब क्या है और कहता है कि तुम ये सारे क्यों फेंक रही हो, ये सारे काम की चीजें लग रही है। जिनशी कहती है कि वो सारे मेरे बचपन के खिलौने हैं और अब वो मेरे किसी काम के नहीं। जिनशी कुछ कहने ही वाली होती है उतने में नैनहो को एक बुक मिल जाती है। उस बुक को देखकर नैनहो कहता है कि ये बहुत ही क्यूट बुक है। जिनशी कहती है कि जब मैं 5-6 इयर्स की थी तब मैंने ये निकाले थे ड्रॉइंग्स। जिनशी सारे ड्रॉइंग्स के मेमोरीज नैनहो को बताती है और उनमें एक ड्राइंग ऐसा होता है जहाँ जिनशी ने उसको और ग्रैंडमा को ड्रॉ किया था। ड्राइंग को देखकर जिनशी इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है। नैनहो जिनशी को कंफर्ट महसूस कराने के लिए अर्थ एंड मून की स्टोरी बताता है। नैनहो कहता है कि अर्थ एंड मून के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। इस दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए पर वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, बट वो दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं आ सकते। जिनशी कहती है कि बिल्कुल तुम्हारे और उस पर्सन के जैसे, जिस पर नैनहो भी हाँ कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। जिनशी कहती है कि अगर मैं ही वो पर्सन होती जिसका तुम वेट कर रहे थे तो मैं यही कहती कि अब तुम मेरा वेट मत करो। पर नैनहो कहता है कि क्यों? जिनशी कहती है कि ये दुनिया बहुत ही बुरी है और तुम पिछले 1000 सालों से एक ही जगह पर रहकर उस पर्सन का वेट कर रहे हो। मैं होती तो यही चाहूंगी कि तुम ये सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो और तुम जो करना चाहो तुम वो कर सको। इसके बाद वो मून को देखकर मून से कहती है कि मून अब तुम फ्री हो चुके हो और विश करती है कि आई होप हम सब अपने न्यू लाइफ को वेलकम कर सके। इसके बाद जिनशी ने बुक की हुई टैक्सी आ जाती है। जिनशी नैनहो को चलने के लिए कहती है। जिनशी बुक वहीं पर रख देती है और वो दोनों अंदर चलते हैं। नैनहो ग्रैंडमा के सामने वॉइस रिकॉर्डर मार्बल को रख देता है और उनके सामने प्रे करता है। जिसके बाद ये दोनों एशियंट हाउस की तरफ निकलते हैं। घर वापस आने के बाद जिनशी शावर ले रही होती है। नैनहो सिंग करता है। शावर लेके आने के बाद जिनशी नैनहो को आगे से गाना गाने के लिए मना करती है। नैनहो कहता है कि क्यों मेरी आवाज इतनी बुरी आ रही है। जिनशी यहाँ शर्माते हुए कहते है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट फ्यूचर में जब भी मैं शावर ले रही होती हूँ तब तुम्हारा जो भी करने का मन करे तुम वो कर सकते हो। ये कहकर जिनशी शर्मा कर चली जाती है। नैनहो भी मुस्कुराने लगता है। आगे डिंग को उसके रूम में जियांग का लाइव स्ट्रीमिंग का एक्सेस कार्ड मिल जाता है। जियांग जब बेहोश गिरी थी डिंग उसे घर में लाया था तब जियांग के पॉकेट में से ये गिर गया था। जियांग गूगल करता है तो उसे मिस्टर ली के बारे में याद आता है जो अपने चेयरवुमन के बारे में बता रहा था और यहाँ पर डिंग को फिर भी कुछ अजीब सा लगता है इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट सीन जिनशी के ऑफिस का दिखाया जाता है। हमें जिनशी की बॉस आकर कहती है कि आज मैं विनर अनाउंस करने वाली हूँ। ये सुनने के लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मिस जी कहती है कि अनाउंस विनर करने से पहले मैं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहती हूँ और कहती है कि उस पर्सन ने एक डिजाइन ड्राफ्ट मेरे डिजाइन की कॉपी की है। वो जिनशी का नाम लेती है और एक्सप्लेन करने के लिए कहती है जिनशी को कि मेरे डिजाइन कॉपी क्यों की है। जिनशी कहती है कि मैंने नहीं किए, मुझे नहीं पता। मिस जी की मैनेजर वो डिजाइन दिखाती है तो वो वही इयररिंग्स होते हैं। बाकी कलीग्स भी कहने लगते हैं कि ये तो मिस जी का डिजाइन है, हम सबने देखा था इस डिजाइन को। जिनशी शॉक होकर कहती है कि क्या मैंने ये डिजाइन देखे थे? मिस जी की मैनेजर कहती है कि मैंने खुद तुम्हें ये डिजाइन दिखाए थे। जिनशी कहती है कि कब दिखाए और हमें दिखाया जाता है कि मिस जी ये डिजाइन सबको दिखा रही होती है। सबसे कहती है कि इस डिजाइन को अच्छे से देखो और ऐसे ही स्टाइल के डिजाइन आप लोगों को बनाने हैं। जिनशी यहाँ पर नशे में होती है और उसे वो डिजाइन भी दिखाते हैं और नशे की हालत में वो डिजाइन भी देख लेती है और जिनशी को अभी याद आता है कि वो नशे में थी उस टाइम पर और तभी उसने वो डिजाइन देखे थे। जिनशी को याद आता है कि नैनहो के पास से उसे मिंट सैचेट का स्मेल आया था तो और तभी उसको ये डिजाइन याद आए थे और उसने वो डिजाइन ड्रॉ किए थे इयररिंग्स के। जिनशी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिस जी से माफी मांगती है कि मैं दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। कि बॉस कहती
कहती है कि मुझे पता है जिनशी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। और जिनशी अपनी बॉस को थैंक यू कहती है उस पर ट्रस्ट करने के लिए। इसके बाद उसकी बॉस विनर अनाउंस करती है और वो विनर कोई और नहीं बल्कि जिनशी ही होती है। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं कि वो विनर कैसे बन सकती है, उसने डिजाइन चुराए हैं। बॉस कहती है कि उसके एक डिजाइन को छोड़कर बाकी सारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं। उसके कलीग्स वो डिजाइन देखकर कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं है। जिनशी को यह बुरा लग रहा होता है कि उसने वो इयररिंग्स नहीं ड्रॉ किए खुद, और वो मिस जी से कहती है कि थैंक यू कि आपने मुझ पर बिलीव किया। इसके बाद मिस जी यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नानहाओ एशियन ट्री के रूट्स चेक करता है और नानहाओ सोच में पड़ जाता है कि ये जिनशी की वजह से ही है या कोई और रीजन है, और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि चेरी ब्लूसम पिंक की जगह व्हाइट हो जा रहे हैं। आगे जियांग जिनशी से मिलने के लिए आती है उसके ऑफिस में। जिनशी के लिए फ्लावर्स लेकर आती है जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जियांग जिनशी से सॉरी कहने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है और जब मुझे तुम्हारे पास होना था पर मैं बिजी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई तुम्हारे पास। जियांग को बहुत ही बुरा लगता है, जब उसे जिनशी के पास होना चाहिए था तब वो जिनशी के पास नहीं थी। जिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भी बिजी थी और नानहाओ था मेरे पास। जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर के लिए निकल जाते हैं। जिनशी और जियांग के घर आते हैं। दोनों बैठकर बातें ही कर रहे होते हैं। जिनशी के बॉस का उसे कॉल आता है जो नानहाओ के बारे में जिनशी को पूछ रही होती है उनके शो के मॉडल के लिए, पर जिनशी उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि नानहाओ अब वो करना चाहता है। कहती है कि फिर भी मैं नानहाओ को एक बार पूछ के आपको बताऊंगी। ये कहकर जिनशी कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर बाद जिनशी जियांग से कहती है कि अगर मैं नानहाओ को नहीं बताऊंगी तो ये झूठ होगा ना, और कभी ना कभी उसके सामने सच आ ही जाएगा कि इयररिंग्स मैंने नहीं बनाई है। जियांग कहती है कि इस चांस का एडवांटेज लेकर देखो। वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो रिकॉग्नाइज करते ही या नहीं पता चल जाएगा। जिनशी कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। जियांग कहती है कि नानहाओ उस टाइम पर बेहोश था तो वो काउंट नहीं हो सकता कि वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। जिनशी कहती है कि अगर क्या होगा कि जब वो दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे ही नहीं तो। जियांग कहती है कि तो फिर मिस जी वो इंसान नहीं हो सकती जिसके लिए नानहाओ वेट कर रहा है और वो नहीं याद भी नहीं रहेगा कि वो क्यों मिले थे। जिनशी कहती है कि क्या ये सही रहेगा, तो जियांग कहती है कि समझदारी से काम लो। अगले दिन नानहाओ जिनशी के ऑफिस आ जाता है। यहाँ जिनशी नानहाओ से पूछती है कि अगर मैं वो इंसान नहीं हुई जिसका तुम वेट कर रहे थे तो फिर क्या तुम मुझसे फ्यूचर में अच्छे से बिहेव नहीं करोगे। नानहाओ कहता है कि शायद। इसके बाद यहाँ से जिनशी चली जाती है। आगे जिनशी मिस जी को नानहाओ से मिलाती है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो जिनशी उन दोनों को देखकर कुछ अलग ही इमेजिनेशन करने लगती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिनशी बाहर आ जाओ सपने से। मिस जी नानहाओ के कपड़ों के मेजरमेंट्स ले रही होती है और वो देखती है और सोचती है कि इन दोनों के बीच में तो कोई केमिस्ट्री ही नजर नहीं आ रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो इयररिंग्स जस्ट कोइंसिडेंस हो। मुझे नानहाओ से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद एक लेडी कॉफी लेकर आ रही होती है। उसके कलीग बीच में पैर रख देती है ताकि वो कॉफी जिनशी पर गिर जाए, बट नानहाओ जिनशी के बॉडी में एंटर होकर तुरंत ही साइड हो जाता है और वो कॉफी जिनशी के ऊपर गिरने के बजाय नीचे गिर जाती है। सभी लोग तो शॉक होते हैं बट मिस जी भी बहुत शॉक होती है और हैरानी से इन दोनों की तरफ ही देखने लगती है। मिस जी नानहाओ को कॉफी ऑफर कर रही होती है। जिनशी कहती है कि इसे कॉफी से एलर्जी है। मिस जी कहती है कि थोड़ी देर पहले तुम बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। ये सुनकर नानहाओ शॉक हो जाता है। मिस जी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर जिनशी को और नानहाओ को दिखा रही होती है बट उनमें वो डिजाइन्स के इयररिंग्स वाले होते हैं ड्राफ्ट, और उतने में ही नानहाओ की नजर भी उन ड्राफ्ट्स पर पड़ती है इयररिंग्स पर। जिनशी नानहाओ को भी दिखाती है। नानहाओ वो सारे ड्राफ्ट देखता है। वो सारे डिजाइन एशियन पीरियड्स के होते हैं। नानहाओ को कुछ याद आते हैं और एक लेडी भी याद आती है। उन ज्वेलरीज को देखकर वो लेडी नानहाओ को थैंक यू कहती है और नानहाओ मिस जी से कहता है कि क्या ये सारे ड्राफ्ट आपने बनाए हैं। मिस जी कहती है कि वो डिजाइन्स मैंने बनाई हैं। ये सुनते के साथ ही नानहाओ को और भी कुछ याद आने लगता है। वो सारे ज्वेलरीज लेने के बाद वो लेडी नानहाओ से कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगी, मेरा वेट करना यहीं पर। ये कहकर वो लेडी चली जाती है। कुछ सालों बाद वो लेडी फिर से आती है नानहाओ से हेल्प मांगने के लिए। नानहाओ पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। वो लेडी कहती है कि मुझे 1 लाख सिल्वर कॉइन की जरूरत है। नानहाओ कहता है कि बट मैंने मेरे सारे वैल्यूएबल चीजें तुम्हें दे दी है। तो नानहाओ कहता है कि अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँ। वो लेडी फिर भी कही जा रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो नानहाओ। थोड़ी देर बाद नानहाओ उसे एक ज्वेलरी की बॉक्स देता है जिसमें बहुत सारे ज्वेलरीज होते हैं। ज्वेलरीज को देखकर उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। नानहाओ कहता है कि तुमने जितना कहा उतना तो नहीं है बट इससे तुम्हारी हेल्प तो जरूर हो जाएगी। उन ज्वेलरीज को देखकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और नानहाओ को थैंक यू कहती है और फिर यहाँ से वो चली जाती है। प्रेजेंट में जिनशी नानहाओ से कहती है कि नानहाओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। नानहाओ कहता है मुझे याद आ गया कि टाइपिंग क्यूब बिक गया था और वो सारे एक्सेसरीज भी। नानहाओ फिर से मिस जी से कहता है कि आप श्योर हो कि ये सारे डिजाइन आपने ही बनाए हैं। मिस जी कहती है कि
कि ऑफ कोर्स ये सारे डिजाइन मैंने खुद बनाए हैं। यहाँ जिनशी नानो को बताती है कि सॉरी वो डिजाइन मैंने नहीं बनाए हैं इयररिंग्स वाले। जब मैं नशे में थी तब मैंने मिस जी के डिजाइन देख लिए थे और मैंने ये ड्रॉ किया था। ये सुनकर नानो शॉक्ड हो जाता है। जिनशी नानो से माफी मांगती है। नानो मिस जी से कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं कुछ ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। ये कहकर नानो वहाँ से चला जाता है। नानो जिनशी को अकेला छोड़कर चला जाता है। ये देखकर जिनशी को बहुत बुरा लगता है और जिनशी भी मुझे काम है कहकर वो भी चली जाती है वहाँ से। नीचे आकर जिनशी नानो और उसके अच्छे मोमेंट्स के बारे में ही सोचकर रोने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ नानो भी जिनशी और उसके अच्छे मोमेंट्स के बारे में ही सोच रहा होता है। जब जिनशी उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, यही सारी बातें नानो सोच रहा होता है। थोड़ी देर बाद नानो जिनशी को कॉल करता है, उसे इयररिंग्स के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। जिनशी कहती है कि मैं क्या सोच रही होंगी। जिनशी कहती है कि अगर सच में तुम्हें वो पर्सन मिल गया हो तो जिसके लिए तुम 1000 सालों से इंतजार कर रहे थे, तो ऑफकोर्स तुम्हें उस पर्सन के पास जाना चाहिए। उस पर्सन के लिए तुम गिव अप नहीं कर सकते और तुम्हें अपना बेस्ट ट्राई करना होगा उन खुशियों को पाने के लिए जिसके तुम हकदार हो। ये सुनकर नानो कहता है कि तुम्हारा क्या होगा, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली बनूंगा। जिनशी कहती है कि क्या तुम भूल गए, मैंने वो घर लिया ही इसलिए ताकि मैं वहाँ पर अकेले मर सकूं। इसके बाद नानो और जिनशी दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। जिनशी कहती है कि जिस पर्सन का तुम वेट कर रहे थे वो पर्सन आ गई, इसलिए एशियन ट्री भी प्राउंस कर रहा है, ये अच्छी बात है। ये कहकर जिनशी कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद जिनशी बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। आगे मिस जी अपने ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उस वीडियो में नानो की इनविजिबल पावर भी देख लेती है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है कि एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे उस डायरी में लिखा हुआ है। कहती है कि जिसका मैं वेट कर रही थी वो फाइनली इसी जगह पर है। मिस जी नानो से मिलने के लिए आती है और कहती है कि जिस पर्सन का नानो वेट कर रहा है वो मैं ही हूँ। आगे नानो जिनशी को मिलने के लिए बुलाता है। नानो जिनशी से कहता है कि क्या तुम्हें वो अर्थ एंड मून वाली स्टोरी याद है जो मैंने तुम्हें बताई थी। जिनशी कहती है कि नहीं। नानो कहता है कि ये दो लोगों के जैसा है जो एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बंध जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे जैसा है, लाइक अ मून, और वो अर्थ तुम हो। ये सुनकर जिनशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उस पर्सन का क्या जिसका तुम वेट कर रहे थे। नानो बताता है कि मिस जी मिलने आई थी और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उन्हें कुछ स्पेशल फीलिंग आए थे, बट मैं ये नहीं कह सकती और तुम जिनशी के बॉयफ्रेंड हो और ये उसके साथ अच्छा नहीं होगा और उसने अभी अभी अपने ग्रैंड माँ को खोया है। मेरी भी अपनी फैमिली है, मैं तो बस इस बारे में फिगर आउट करना चाहती थी कि तुम वही हो या नहीं और तुम सच में यहीं पर मेरा वेट कर रहे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने उस प्रॉमिस को अभी पूरा करो और मेरी अपनी जिंदगी है। और जिनशी ना ही ठीक से खा रही है और ना ही सो रही है और क्या तुम खुद उसे खोना चाहते हो। यहाँ नानो कहता है कि मुझे हेल्प करने के लिए और मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए थैंक यू। ये कहकर नानो यहाँ से उठकर चला जाता है जिनशी के पास, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनशी और नानो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश नजर आते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस जी अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस जी और उनके मॉम के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनशी की मॉम कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराया है और तुम उन्हें छोड़ दी हो। जिनशी अपने फैशन शो के लिए उसके मॉम से 3 दिन के लिए टाइम मांगती है, बट उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं कहती। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें नानो को दिखाया जाता है जो जिनशी के साथ घर वापस जा रहा था। इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।